अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। हमने आयनिक सॉलिड्स को स्टार्ट किया था, आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ और आयनिक सॉलिड की एग्जांपल को आज हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, जो कि है NaCl। ठीक है ना। NaCl इज़ द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में अटैच होते हैं और एक प्रॉपर शेप बन जाती है। एक क्रिस्टलाइन की फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर बनता है, जो कि क्यूबिक होता है। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक होता है, लेकिन क्यूबिक होने के साथ साथ कौन सी क्यूबिक फॉर्म होगी, क्यूबिक की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। शायद मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक जो है वो बॉडी सेंटर्ड भी होता है और फेस सेंटर्ड भी होता है। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी सेंटर्ड नहीं होता, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो NaCl ये MCQs भी आता है, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज़ बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड। तो ये याद रखेंगे, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जिस तरह के ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, जिसको रेड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आपकी हेडिंग्स हैं। तो आपने इस तरह से अपनी बुक के अंदर हेडिंग्स बना लेनी है और इसको साथ साथ नोट भी करते आना है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें इसको रेज करना पड़ेगा, इस वजह से इसको साथ साथ आप नोट करें। जनरल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको जनरली तौर पर देख रहे हैं कि NaCl के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से अटैचमेंट होती है और किस तरह के इनके जो आइंस बन रहे हैं, आइंस का साइज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और किस वजह से NaCl की शेप जो है एक प्रॉपर शेप उसकी जो है बनती है। इसमें सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जनरल स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं, वो सारे के सारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनका साइज़, उनका क्रिस्टल, उनका यूनिट सेल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइंस, आइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर। दूसरा है साइज़ ऑफ आइन, कि आइंस कुछ आइंस ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, कुछ आइंस ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत कम होता है। वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्हांस करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, उस हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा एटम्स का या आइंस का, वो एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ आइन, आइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा साइज़ ऑफ आइन, और आइन के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे NaCl को, इसके एग्जाम्पल को इसी के अंदर हमने एक्सप्लेन करना है। अब इसी के साथ साथ दूसरी क्या चीज़ है, ईच आइन, चाहे वो आपके पास आइन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हर एक आइन जो होगा वो सराउंडेड होता है 6 अपोजिट आइंस। जो 6 अपोजिट आइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक Na पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अदर 6 नेगेटिव के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, अटैचमेंट शो करेगा, या आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हर एक अपोजिट आइन हर तरह के क्रिस्टल के अंदर, जैसे कि क्यूबिक फॉर्म्स को हम स्टडी कर रहे हैं, क्यूबिक फॉर्म के अंदर क्या होगा कि जो हर एक आइन है, जैसा कि सोडियम आइन है या क्लोराइड आइन है, अगर यहाँ पे Cl नेगेटिव लगाएंगे तो उसके साइडों पे 6 साइडेड मतलब 6 उसके साथ सोडियम आइन से अटैच होंगे। अगर आप सेंटर में रखते हैं सोडियम आइन को तो उसके 6 साइड से अटैचमेंट जो होगी वो क्लोराइड आइन की होगी। मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैचमेंट करते हैं, लेकिन अटैचमेंट की साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, हम इसी चीज़ को देख रहे हैं इसी के अंदर कि NaCl को अगर देखें तो NaCl में क्या चीज़ होती है, NaCl में एक सोडियम है, सोडियम जो कि मेटल है, और क्लोरीन है दूसरा, क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, जैसे ये टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, आइंस में। तो इसके जो आइंस होंगे सोडियम के ऊपर हमेशा जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा। रीज़न क्योंकि ये एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब सोडियम और क्लोराइड आयन जैसे ही इनके दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा क्लोराइड की फॉर्म में, Cl नेगेटिव को क्लोराइड कहा जाता है, क्लोरीन नहीं बोलेंगे इसको। तो ये दो आइंस बन जाते हैं। सोडियम के अंदर टोटल सोडियम का जो एक एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम एटम का अभी तक इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है ना। तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 एटॉमिक नंबर, इसके अंदर अगर प्रोटॉन्स 11 हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, 11 है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है।
अब जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया सोडियम ने, तो आपको पता है जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसके पास 10 बचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्म में है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को इसके क्लोरीन की फॉर्म में देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, ठीक है ना। तो 17 एक इसका एटॉमिक नंबर है। इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये क्लोरीन की बजाय ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड बन जाएगा, जिसको Cl नेगेटिव की फॉर्म में हम शो करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो हम यहाँ पे 17 की बजाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे 18। हम बोलेंगे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके अंदर इंटर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इंटर होते जाते हैं तो साइज एक्सपैंड करता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कम करते जाएंगे, साइज कम होता जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन, ये NaCl जो एक फार्मूला यूनिट यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आइंस बनेंगे। सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो पॉजिटिव की फॉर्म में जब होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन जो है क्लोराइड की फॉर्म में है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर है उसका साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है, और जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, बिगर साइज़ होता है बनिस्बत किसके, सोडियम के, ठीक है। अब ये हम एक जनरल करैक्टर है, किसी भी आयनिक सॉलिड को आप स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है हम उसके आयंस को देखते हैं कि आयंस किस आयन का साइज़ बड़ा होगा, किस आयन का साइज़ जो है छोटा होगा, तो किस हिसाब से आपस में अटैचमेंट करेंगे, किस हिसाब से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होगी और कितने कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस, बिटवीन इसको आपने प्रॉपर लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस। क्या आपके पास आयंस पॉजिटिव आयन है, मतलब सोडियम के दरमियान, या क्लोरीन का क्लोरीन के दरमियान, या सोडियम का क्लोरीन के दरमियान, कितना डिस्टेंस हो सकता है जब ये एक अपनी एक प्रॉपर शेप बनाते हैं, जैसा कि NaCl एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में इस तरह से देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव और यहाँ पे एक Na पॉजिटिव है, तो इन दो Na पॉजिटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, या दो Cl नेगेटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आयंस के दरमियान डिस्टेंस की, टू एडजेसेंट सेम आयंस का मतलब क्या होगा कि आपके पास दो आयंस हैं लेकिन आयंस क्या होने चाहिए, सिमिलर आयंस होने चाहिए। तो उन सिमिलर आयंस में यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव और दूसरा Na पॉजिटिव, ये दोनों आयंस क्या हैं, सिमिलर हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस। दूसरा फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव आयन है, इधर भी Cl नेगेटिव आयन है, तो इन दो के दरमियान डिस्टेंस, दो सोडियम आयंस के दरमियान डिस्टेंस या दो क्लोराइड आयंस के दरमियान डिस्टेंस, दोनों सिमिलर आयंस हैं, तो इनमें इसका सोडियम के दरमियान या क्लोराइड का क्लोराइड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, 5.63 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसमें देखें, अब दूसरा है कि टू एडजेसेंट डिफरेंट आयंस, एडजेसेंट का मतलब होता है इकट्ठे मिले हुए, जो साथ साथ करीब करीब जो आयंस होंगे, लेकिन वो आयंस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम की अट्रैक्शन किसके साथ होगी, पॉजिटिव है, साफ सारे इसके साथ कोई नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, फिर इसके बाद पॉजिटिव आएगा, फिर इसके बाद नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी हमने जो देखा वो ये था कि इस पॉजिटिव का इस पॉजिटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, ये अभी हमने चेक किया, या एक नेगेटिव का दूसरे नेगेटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट आयंस हैं, ये क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम मेजर करने लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो डिफरेंट आयंस का मतलब कि सोडियम Na पॉजिटिव और साथ आ जाता है Cl नेगेटिव, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, 2.815 एंगस्ट्रॉम। किस तरह से हमने फाइंड किया इसको, देखिए यही चीज़ है ना, सोडियम है दूसरा सोडियम, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है हमने यहाँ पे बताया कि इनके दरमियान डिस्टेंस है 5.63
6,3। अब ये क्लोराइड आइन कहाँ पे, इनके सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि हमने इस जो दो सिमिलर आइंस के दरमियान जो डिस्टेंस था हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, हाफ आ जाएगा, ये वाला अलग, हाफ ये अलग। अब ये कितना है, ये है 2.815 और ये भी है 2.815। तो जब इसको प्लस करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 5.63 सिमिलर आइंस के दरमियान। अब इसी के साथ नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ आइंस सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम, के नंबर ऑफ आइंस अपोजिट आइंस सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम या सेंट्रल आइन। तो सेंटर में कोई भी एटम है या आइन मौजूद है, उस सेंटर वाले एटम या आइन को जितने साइडेड ग्रुप उसको जो है अट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ अटैचमेंट शो करेंगे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव अगर सेंटर में हो तो इसके साथ कितने नेगेटिव अटैच होंगे, 6 नेगेटिव अटैच होंगे। वो नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम NaCl की बात कर रहे हैं। अगर सेंटर में नेगेटिव मौजूद है जो कि Cl नेगेटिव है, सेंटर में नेगेटिव मौजूद हो तो उसके साइडों पे कितने पॉजिटिव अटैच होंगे, 6 पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, Na पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और क्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। और ये पॉइंट जो हम यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये पॉइंट MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर के व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सराउंडेड एटम्स या आयंस, कितने आयंस उसको सराउंड किए हुए हैं, कितनी उन्होंने मतलब कवरिंग की हुई है उस सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल आयन के ऊपर, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब 6 Na पॉजिटिव सोडियम आयंस इज सराउंडेड, ईच सोडियम आयंस, जो हर एक सोडियम आयन होगा इज सराउंडेड, घिरा हुआ होगा किसके साथ, 6 क्लोराइड आयन। NaCl का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं ना, तो उसके अंदर किस तरह का प्रोसेस होता है, ये स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है, इसको देखें। अगर क्लोराइड आयन सेंटर में मौजूद है तो इसको कितने सोडियम आयन अट्रैक्ट करेंगे, कितनी अटैचमेंट होगी, कितनी जगह मिलेगी, कितने पॉजिटिव आयंस को, 6 पॉजिटिव आयन इसके साथ अटैच होंगे जो कि Na पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखें, ईच Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयंस। क्या अगर सेंटर में Cl नेगेटिव मौजूद है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ईच सोडियम आयन, अगर सेंटर में सोडियम आयन मौजूद है तो उसको कितने नेगेटिव आयन ने घेरा हुआ है, 6 नेगेटिव आयंस ने घेरा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर सेंट्रल जो क्लोराइड आयन है वो सेंटर में मौजूद हो तो उसको कितने सोडियम आयंस ने घेरा हुआ, 6 सोडियम आयंस ने घेरा हुआ होगा, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ठीक है। 4 हो गए, ये 4, एक ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये कॉर्नर्स। और ये जो ऊपर वाला है जिसको मैंने इस तरह डॉटेड की फॉर्म में शो किया है, इसका मतलब है ये बैक साइड पे है, ठीक है, ये बैक साइड पे है। और जो इसके नीचे जिसको मैंने हाईलाइट करके बनाया हुआ है, मतलब ये बॉन्ड आपके सामने है, फ्रंट पे मौजूद है, ऐसे है, ये समझे, ऐसे एक इस साइड से अटैच है, एक इस साइड से अटैच है, एक इस साइड से अटैच है, एक इस साइड से, 4 हो गए। एक इसकी बैक साइड पे है 5 और इसकी फ्रंट साइड पे है 6 हो जाएंगे। ये बैक साइड वाला है और ये फ्रंट साइड वाला, हमने इस तरह से इसको शो कर दिया, ओके है ना। ये भी सेम उसी तरह से आपने इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये चीज़ें आपने अपने क्वेश्चन के अंदर लास्ट में बनानी है, बुक के ऊपर आपने ड्रॉ कर लें ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है NaCl इन वेपर फेज। क्या NaCl वेपर फेज में हो सकता है? वेपर फेज मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये चीज़ गौर से देखेंगे, इसको समझें, ये इंपॉर्टेंट MCQ इसी के ऊपर बनता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्या NaCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जा सकता है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स को कभी भी आप मॉलिक्यूल का नाम नहीं दे सकते, हम उनके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करते हैं। बात को यहाँ पे समझना है कि फार्मूला यूनिट हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें एक सब्सटेंस दूसरे के साथ अपनी अटैचमेंट शो करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। जितने नेगेटिव आएंगे, जितनी जगह मिलेगी वो अटैच होंगे उसके साथ। तो मतलब एक NaCl अगर आपको सेपरेट फॉर्म में मिलता है, NaCl मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन HH,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलता है तो ये बनता है H2। अब H2 सेपरेट एग्जिस्ट करेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं करेगा। जब H2 बन जाएगा ना, ये सेपरेट रहेगा। जब ये सेपरेट एग्जिस्ट करेगा तब हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। लेकिन जो NaCl के स्ट्रक्चर है या इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सॉलिड्स जितने भी हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट का। तो फार्मूला यूनिट का वर्ड मतलब वो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन है कि आप उनको जो है मॉलिक्यूल का नाम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। वो उस वक्त होगा आपके पास NaCl इस तरह क्रिस्टल की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप उसको हीट दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसको हीट दें कि NaCl एक पूरे का पूरा NaCl एक फार्मूला यूनिट जो है सॉलिड की फॉर्म में, वो पूरे का पूरा उस सॉलिड के स्ट्रक्चर को छोड़ के वो वेपर की फॉर्म में चला जाए। अगर आप साल्ट को वेपर में कन्वर्ट कर लें तो जो एक वेपर होगा जो जिसको हम NaCl का नाम दे रहे हैं, वो वेपर आप उसको बजाय फार्मूला यूनिट के मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब आप NaCl को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब आप उसको फार्मूला यूनिट बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए अगर आप उसको उसके वेपर्स बना लें NaCl के, अगर उसको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तब आप उसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तब उसके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, तब उसको जस्ट आप फार्मूला यूनिट बोलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे है कि NaCl जो है आपके पास अगर मौजूद है तो आप NaCl को किस तरह से देखेंगे कि अगर वो वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आप उसको इतनी ज़्यादा हीट देते हैं, ये NaCl पूरा एक बल्क ऑफ मटेरियल आपके सामने पड़ा हुआ है, उसमें से एक NaCl वो यहाँ उस बल्क ऑफ मटेरियल को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होता है। वो जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा वो किसी दूसरे के साथ फिर अटैच नहीं होगा, वो NaCl अकेला वेपर की फॉर्म में गया, ये NaCl एक अकेला, ठीक है, तब वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। तब आप उसके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वही जो NaCl अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में आपको पता है अगर एक पॉजिटिव है फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, इस तरह से अटैचमेंट होती है, वो सेपरेट नहीं होता। तब आप उसको क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि वो नॉट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो मॉलिक्यूल होता, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल भी नहीं है। तो वो क्या होगा? उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, जिसकी वजह से वो हर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ और अगला Cl नेगेटिव अगले पॉजिटिव के साथ इस तरह से मजबूती के साथ इस तरह जुड़ते जाते हैं। तब हम उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फार्मूला यूनिट का। अगर सॉलिड स्टेट में NaCl है तो फार्मूला यूनिट, अगर आप उसको वेपर फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आप उसके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में उसके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो क्यूब्स के आप लोग ने ये डिफरेंट शेप्स आप लोगों ने बनाई थी, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमने शेप बनाई थी इस तरह से कि क्यूबिक शेप है, ये क्यूबिक शेप है। इसको गौर से देखना है, इसके कॉर्नर्स, एजेस, इस चीज़ को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, इस चीज़ के ऊपर। ये हमारे पास एक क्यूब है। अब अगर हम इस क्यूब को देखें तो इसमें देखिए कॉर्नर्स, इसमें ना हर एक NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर NaCl का अगर क्यूबिक फॉर्म्स को स्टडी करें तो क्यूबिक फॉर्म्स में, जिसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको नोट करें कि एक अगर क्यूबिक फॉर्म है, जैसा कि क्यूबिक फॉर्म हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक NaCl में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? NaCl के अंदर आपको एजेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर्स मिलेंगे और फिर होते हैं फेसेस, ठीक है, और लास्ट पे कहा जाता है सेंटर ऑफ द यूनिट, एक सेंटर भी होता है इसके अंदर जिसको हम स्टडी करते हैं। बेसिक हमारे पास एजेस, कॉर्नर्स और फेसेस हैं। अब इसमें देखें जो एजेस हैं, एजेस टोटल कितने होंगे NaCl के स्ट्रक्चर में? ये आपके पास एक क्यूबिक शेप है। एज किसको बोलते हैं? एजेस होते हैं उसके जो साइडें होती हैं, जैसा कि ये वाली एक साइड है, ये एज है, ठीक है, ये एज है, और इसी तरह ये एज है, ये वाला हो गया, ये एजेस हैं। जो लाइनें लगी हैं ये आपके एजेस हैं, इस तरह समझें
जैसे अगर आपके पास ये, इसको गौर से देखें, इसमें एक ये वाला जो एक साइड है ये एज है, ये साइड ये एज है ये वाली, इसी तरह ये वाली साइड ये एज है, ये वाली साइड भी एज है इस साइड से, और दूसरी साइड से सेम ये एज है, ये भी एज है, ये भी और ये भी। टोटल कितने एज हो जाएंगे? 1 2 3। साइडों को मैं इसको इस चीज़ को काउंट नहीं कर रहा, इसके ये जो है ना ये साइड्स बनी हुई हैं इसको काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इस तरह 5 6 7 8, तो एक NaCl के स्ट्रक्चर में टोटल कितने एज हो जाएंगे? 8। और कॉर्नर कितने हो जाएंगे एक NaCl के स्ट्रक्चर में? कॉर्नर कौन से हैं? ये देखें, ये कॉर्नर, ये कोने जो हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा, चौथा, ये 5 6 7 8, बल्कि सॉरी एजेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। एक एज ये वाला बनेगा 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसी तरह 5 6 7 8, और इसके साथ साथ ये वाला 9, ये वाला 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो आपके जो एज बन रहे हैं वो हैं 12, और जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर होते हैं 8। किस तरह से? ये कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5, ये कॉर्नर 5 6 7 8। तो टोटल कॉर्नर कितने हो जाएंगे एक NaCl एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर? 8 कॉर्नर। और उसके बाद आ जाते हैं फेसेस। फेसेस कितने होंगे? अब देखें, ये एक फेस है 1, ये दूसरा फेस है 2, ये फेस है 3, ये फेस है 4, ये 5 और ये 6। जैसे एक रूम है ना, इस रूम को इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। एक फेस ये है 1 2, सामने वाला 3 4, नीचे 5, ऊपर 6। तो कितने फेसेस हो जाएंगे टोटल? 6 फेसेस होते हैं। तो फेसेस यहाँ पे आ जाएंगे 6। और सेंटर क्या चीज़ है कि सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंट्रल पार्ट सिर्फ एक ही है, ये वाला एक सेंटर है ये वाला, ठीक है। तो सेंटर सिर्फ यहाँ पे एक ही होता है। तो यहाँ पे हम सेंटर को अगर स्टडी नाम भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, एजेस, कॉर्नर्स, फेसेस, ठीक है। और सेंटर जो है ना, सेंटर का वर्ड हम यूज़ करेंगे जैसे हम कोई, जैसे बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोकस, मेन फोकस हमारा एज, कॉर्नर और फेसेस के ऊपर है। एक दफ़ा गौर से फिर से सुने, ये रूम है ना, रूम की जो नीचे ये वाली साइड्स हैं, ये वाली, ये इसके एज हैं, ठीक है ना। एज ये वाले एज हैं। कॉर्नर ये कोने जो होते हैं इनको हम कॉर्नर्स के नाम से डिनोट करेंगे। तो आप इस तरह से इनको काउंट करना है। इनकी ट्राई करनी है कि आप कोई एक बॉक्स ले लें, उस बॉक्स को देखें कि किस तरह से आपकी बुक के, अपनी बुक को लें, उसको काउंट करें, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, ऊपर वाली साइड 5वीं, नीचे वाली 6ठी, और इसके कॉर्नर्स कोने काउंट करें, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे, 8 पूरे हो गए। और एज काउंट करें, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, ये ऊपर वाला 5वां, 6ठा, इस तरह से सारे इस तरह से काउंट करें। तो टोटल एक क्यूब के अंदर एज कितने होते हैं? 12 होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं, और फेसेस क्या होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। अब हम NaCl के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब इसमें देखें, जैसा कि यहाँ पे हमने क्यूब बनाई थी, ये कॉर्नर्स हैं, ये वाले, ये कॉर्नर्स, ठीक है। अब एज कौन से हैं? ये वाला एज है, ये वाली साइड, ये एज है, इसी तरह ये एज है, उस तरह ये एज है, ये जो लाइनें सारी ये एज की फॉर्म में। और उसके बाद फेसेस कौन से हैं? ये देखें, एक फेस ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेस कौन सा? ये बैक साइड पे जो वाला है, ये वाला, इसको मैं डॉटेड की फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ये बैक साइड पे 2। तीसरा फेस कौन सा है? इसको हम इस तरह से रेड की फॉर्म में शो कर देता हूँ इसको, ये तीसरा फेस है इस साइड पे। और चौथा फेस कौन सा आएगा? जो ये फ्रंट पे है, जो फ्रंट पार्ट है। 4। 5वां ये ऊपर वाली साइड, 6ठा ये नीचे वाली साइड, ठीक है। तो फेसेस कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 6 फेसेस होते हैं। अब कॉर्नर सबसे पहले, अब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है। हम दोनों में से किसी एक को स्टडी करेंगे और दूसरे को फिर उसी के साथ रिलेट कर देंगे। अब जब हम NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें Cl नेगेटिव जो है इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? कॉर्नर और फेसेस पे आपको नजर आएगा,
ये बात नोट करें कि Cl नेगेटिव को अगर हम स्टडी करें तो Cl नेगेटिव आपको कहाँ कहाँ नजर आएगा? Cl नेगेटिव आपको फेसिस में, और दूसरा जो है कॉर्नर में। ये दो चीज़ें Cl को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, फेसिस में है और कॉर्नर में इसको चेक करना है। बाकी दो चीज़ें बच जाएंगी, एजेस एंड सेंटर। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम आइंस होते हैं। तो NaCl को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले कॉर्नर में देखेंगे, फिर उसको फेसिस में चेक करेंगे। कॉर्नर में देखें, ये कॉर्नर है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर। तो इस कॉर्नर पे हमें Cl नेगेटिव मिलता है। तो Cl नेगेटिव जो है, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, के कितने Cl नेगेटिव कॉर्नर पे मौजूद हो सकते हैं। ये एक आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जितने कॉर्नर हैं उतने वहाँ पे Cl नेगेटिव अटैच होंगे। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। तो Cl नेगेटिव कितने अटैच हो जाएंगे? हर कॉर्नर पे एक अटैच होगा। 4 ऊपर हैं, इसी तरह के 4 नीचे अटैच होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर 8 जो है हमारे पास ये होते हैं, Cl नेगेटिव होते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि अब ये जो 8 कॉर्नर पे मौजूद है ना, अब इनके साथ ईच Cl नेगेटिव इज शेयर्ड विद 8 क्यूब्स। 8 क्यूब किस तरह से होता है कि ये देखें, इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल है इस तरह से, तो आप इसको इस तरह समझें। जैसे ये, इसको देख लेते हैं, ये कॉर्नर है, ठीक है, हम कॉर्नर को स्टडी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है इस जगह पे, इस जगह कॉर्नर पे। अब एक तो एक क्यूब ये है, इसी के सामने एक यहाँ पे इस तरह से रख दें, 2 एक इधर से रखते हैं, 3 एक इधर से रखते हैं, 4 इसी कॉर्नर को टच करें, 4 इस तरह से ना, इसी तरह इसी कॉर्नर को टच करते हुए 4 इसके ऊपर भी तो आ सकते हैं। समझ आ रही है ना? देखें, एक है ना ये कॉर्नर जिस तरह है, फॉर एग्जाम्पल कोई और लेते हैं, जैसे ये बुक ले लेते हैं, आप इसको देखें, इसका ये वाला एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये वाला पूरा, ठीक है ना। इस कॉर्नर को टच करते हुए आप कितनी इसके साथ और बुक्स अटैच कर सकते हैं? एक बुक इस जगह से अटैच करें इस कॉर्नर के साथ, एक बुक इस साइड से अटैच करें इस कॉर्नर के साथ, एक इसके आगे इस साइड से अटैच करें इस कॉर्नर के साथ, 4 आ जाएंगे टोटल, 1 2 3 4, इसी कॉर्नर को टच करते हुए। अब इसी कॉर्नर के साथ इसी के ऊपर इसी कॉर्नर को टच करते हुए 4 और बुक्स इसके ऊपर रखें, इसी कॉर्नर को टच करते हुए, इसी के ऊपर एक यहाँ पे इस वाली साइड के ऊपर एक, इसके ऊपर इसके कॉर्नर को टच करते हुए एक, और इस वाली बुक के ऊपर 3rd और ऊपर ये 4th, 4 नीचे आ जाएंगी, 4 ऊपर आ जाएंगी इसी कॉर्नर को टच करते हुए। तो टोटल जो एक NaCl है वो कितने क्यूब्स को टच कर रहा है? वो टोटल 8 क्यूब्स को टच करता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, गौर से सुने इसको। एक NaCl के अंदर कितने क्लोराइड आइंस होते हैं? 8 होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक होता है। और वो एक जो Cl नेगेटिव हो वो कितनी क्यूब्स के साथ अटैच होगा? वो अदर 8 क्यूब्स के साथ एक Cl नेगेटिव अटैच होता है, ठीक है। तो उसमें जब 8 के साथ वो अटैच है, अगर आप उसके 8 हिस्से कर दें, जब आप उस ना एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, आप उस कॉर्नर को आप देखना चाहते हैं कि Cl नेगेटिव इस तरह अटैच था, यहाँ पे देख लें कि एक Cl नेगेटिव है ये जो अदर 8 क्यूब्स के साथ अटैच है। अब आप क्या करेंगे? इसके 8 पार्ट कर दें। अब 8 पार्ट्स हो चुके हैं, अब हर एक पार्ट एक क्यूब के हिस्से में आएगा। तो मतलब क्या हुआ? एक क्यूब के हिस्से में जो कॉर्नर वाला Cl है वो कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। 1/8 का मतलब टोटल हमने उसके 8 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा 8वां हिस्सा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा कि द पार्ट ऑफ Cl नेगेटिव एट क्यूबिक कॉर्नर, तो जो Cl नेगेटिव का एक क्यूब के साथ जो कॉर्नर Cl नेगेटिव जो कॉर्नर पे मौजूद था ना, उसका एक क्यूब के साथ कितना हिस्सा आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। इस चीज़ को समझना है, गौर से देखना है, इसके ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने, और अगर भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन करनी है लाजमी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोग सामने है नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको ट्राई करें समझने की। नेक्स्ट देखें, अब ये तो कॉर्नर थे ना, अब दूसरा Cl नेगेटिव कहाँ पे है? फेसेस में है। तो फेसेस कौन से मैंने बताया थे? जैसा कि देखें, ये फेस है 1, दूसरा ये वाला फेस है 2, तीसरा ये फेस है 3 हो गए, ये भी फेस है 4, ये भी फेस है 5 और ये फेस है
6 हो गए, ठीक है। टोटल कितने फेसेस आ जाएंगे यहाँ पे, 6 फेसेस हैं। तो फेसेस टोटल यहाँ पे 6 हैं। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, तो हर एक फेस के ऊपर एक Cl नेगेटिव मौजूद है। तो टोटल फेसेस 6 हैं, तो कितने Cl नेगेटिव अटैच होंगे, 6 अटैच होंगे। ये टोटल 6 जो हैं फेसेस पे 6 नेगेटिव अटैच हैं। अब इसी के साथ साथ ईच Cl नेगेटिव इज शेयर्ड विद 2 क्यूब्स। अब देखें बहुत ही आसान है, यहाँ पे अगर एक Cl नेगेटिव यहाँ पे मौजूद है, अगर आप इसी के सामने एक और इसी तरह की बुक इस तरह से रख दें, तो ये एक Cl नेगेटिव कितनी बुक्स के साथ शेयर्ड होगा, एक इसके साथ होगा, एक इसके सामने वाली इसके साथ होगा। तो एक Cl नेगेटिव कितने को टच कर रहे हैं, कितनी क्यूब्स को टच कर रहे हैं, 2 को, इस तरह से, एक इस वाली को, एक इस वाली को। तो एक Cl नेगेटिव जो फेस पे मौजूद है वो कितनी क्यूब्स से शेयर्ड होता है, 2 क्यूब्स के साथ। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि एक Cl नेगेटिव 2 क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे द पार्ट ऑफ Cl नेगेटिव एट द क्यूबिक कॉर्नर, जब हम एक क्यूब की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर एक Cl नेगेटिव मौजूद है तो ये 2 के साथ अटैच है। जब आप एक क्यूब की बात करेंगे तो इस एक क्यूब में Cl नेगेटिव का कितना पार्ट आएगा, उस कितने के साथ अटैच है, 2 के साथ। आप 2 पे डिवाइड कर दें कितना आएगा, 1/2। एक Cl नेगेटिव है, 2 के साथ अटैच है, तो मतलब हाफ हिस्सा इसका बनेगा, हाफ अगले क्यूब का बनेगा जो इसके साथ अटैच होगा। तो कितने इसका कितना पार्ट आ रहा है, एक क्यूब के पास 1/2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी डिवीजन होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल जो आपके पास मौजूद है, यूनिट सेल क्या था, जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, आपने यूनिट सेल को पढ़ा हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, या जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होते हैं उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो एक यूनिट सेल में कितने जो हैं आयंस आ सकते हैं, पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे, आप इनको काउंट करना है जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर पे कितने होंगे, Cl नेगेटिव यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम क्योंकि Cl नेगेटिव को स्टडी कर रहे हैं शुरू से। तो Cl नेगेटिव कॉर्नर पे कितने हैं, 8 होते हैं। तो वो 8 कितने के साथ अटैच होता है, 8 के साथ। 8/8 आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह देखें, 8वां हिस्सा यहाँ से निकलेगा, कितने कॉर्नर, 2 to 4, ठीक है ना, 6 and 8, टोटल कॉर्नर कितने आएंगे, 8 आएंगे एक क्यूब के अंदर। अब हर एक क्यूब में से 1/8 पार्ट निकलेगा, 1/8 1/8, ठीक है। यहाँ से 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/8 1/8, इधर से भी 1/8 1/8। तो टोटल जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना इसका आंसर निकलता है, हमारे पास इसका आंसर निकलता है 1। 8 कॉर्नर्स हैं टोटल और हर एक 8 के साथ अटैच है। तो 8वां हिस्सा एक क्यूब के पास, एक क्यूब में कॉर्नर्स के जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं सारे पार्ट्स हम Cl नेगेटिव के इकट्ठे कर लें तो हमारे पास एक Cl नेगेटिव पूरा बन जाता है। जस्ट इमेजिनरी है ये, ऐसा हो नहीं सकता कि हम Cl को इस तरह काट लेते हैं और उस तरह के पार्ट्स बना लेते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है। हम उसको समझने के लिए ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कि 8 कॉर्नर हैं और हर एक कॉर्नर 8 के साथ अटैच है, अगले 8 क्यूब्स के साथ अटैच है। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम जब एक यूनिट सेल को स्टडी करेंगे तो हर एक पार्ट में से 1/8 1/8 निकलेगा। जब सारे को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक Cl नेगेटिव पूरा बनता है, ठीक है। तो एक Cl नेगेटिव कहाँ से आएगा, हमें कॉर्नर में से मिलता है। उसके बाद है फेसेस। फेसेस टोटल कितने हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है ना। और हर एक फेस कितने के साथ अटैच है, 2 के साथ, 2 क्यूब्स के साथ अटैच है। तो टोटल 6 हैं, कितनों के साथ अटैच है, 6 के साथ। तो आप उसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। अब इसी तरह अब टोटल कितने बन रहे हैं Cl नेगेटिव, एक बन रहे हैं कॉर्नर पे और 3 बन रहे हैं फेसेस पे। जब आप टोटल Cl नेगेटिव को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितने होते हैं, 4 Cl नेगेटिव आपको एक क्यूब के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जब यूनिट सेल बनता है NaCl। अगर ये Cl नेगेटिव कितने हैं, 4 हैं, तो पॉजिटिव कितने होंगे, 4 ही होंगे ना। तो इसी तरह हम फिर रिलेट करते हैं कि Cl नेगेटिव हमारे पास अगर 4 हैं तो Na पॉजिटिव, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन ईच यूनिट सेल, ये वैसे के वैसा आप लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे सोडियम आयंस आ जाएगा। इन ईच यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं। जब 4 Cl नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी कितने होंगे, 4 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, 4 Na पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर, ये एक यूनिट सेल है, इस हम एक पूरे यूनिट सेल को स्टडी करें तो इस एक पूरे यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। फार्मूला यूनिट जैसा कि NaCl है,
ये एक फार्मूला यूनिट है। जब हम इस पूरे इसको स्टडी कर लेते हैं तो एक यूनिट सेल में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे। देखें Cl नेगेटिव कितना था 4 था, Na पॉजिटिव कितना था 4 था। 4 को नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जैसे आप रिएक्शन कराएंगे आपके पास क्या बनेगा 4NaCl, 4Na पॉजिटिव 4Cl नेगेटिव, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन से निकाले हैं। तो जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलेगा तो आपके पास कितने बन जाएंगे 4NaCl बनेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इस तरह से MCQs आता है ये वाला, तो इसको इस तरह से गलत करके आते हैं। ये पॉइंट्स सारे जितने भी आपने कैलकुलेशन की है ये MCQs हैं टोटल, और इस तरह से लास्ट में ये जो हैं ये भी एक MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये सोचते हैं कि 4Na पॉजिटिव थे 4Cl नेगेटिव थे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, जब सेंटर में प्लस का साइन है तो 8 करके 8NaCl लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन को शो कर रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये मिलेंगे, जितने Na पॉजिटिव उतने Cl नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे कितने हैं 4 पॉजिटिव और 4, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये इसका भी हिस्सा है इसका भी हिस्सा है। तो 4Na पॉजिटिव 4Cl नेगेटिव जैसा कि यहाँ पे मौजूद है वैसा ही यहाँ पे मौजूद है। बात की समझ आ गई। यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन है और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने। स्ट्रक्चर देखें कैसे ड्रॉ करते हैं, आसान ही है। इसको मैं रेज करने लगा हूँ तो आप इसको, बल्कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, जगह थोड़ी है, जस्ट आइडिया आपको मिल जाएगा, फिर आप लोगों ने ट्राई करनी है, ठीक है ना। अब देखें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सेम वो जिस तरह आपने एक बॉक्स बनाते हैं क्यूबिक शेप बनाते हैं वैसी एक शेप बना रहे हैं, सेम उसी तरह की। जैसे देखें ठीक है, इसके अंदर आपने इस तरह का इधर इस साइड पे बनाए, इस साइड पे ऊपर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट सेकंड इसके अंदर इस तरह की लाइन सब लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लगाते हैं, जगह थोड़ी है इस वजह से यहाँ पे मे भी प्रॉपर ना बने। आप लोगों ने ट्राई करनी है, फिर इसके साथ इसको मिला दें, ठीक है। ये क्यूबिक फॉर्म जो आपने स्ट्रक्चर बनाए थे। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, कॉर्नर पे क्या चीज़ है Cl नेगेटिव मौजूद होते हैं। तो अब हर एक कॉर्नर पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपने काम क्या करना है, हर एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव, ये फॉर एग्जांपल साइन जो है Cl नेगेटिव का है, हर एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव लगा दें, ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव मौजूद है। अब Cl नेगेटिव जो है वो आपस में अटैच है, Cl नेगेटिव कभी तो आपस में अटैच नहीं हो सकते ना, कभी भी नहीं अटैच हो सकते। एक Cl नेगेटिव दूसरा Cl नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब इनके दरमियान कोई अपोजिट चार्ज मौजूद है जिसने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ होगी, यहाँ पे सोडियम आयंस मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान सेंटर में कहीं पर भी लगा दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सोडियम आयंस को आपस में जोड़ लेना है। ये सोडियम आयन इसके साथ अटैच है, ये सोडियम आयन इस वाले ऊपर वालों के ऊपर इस तरह से अटैच है। क्या यह सोडियम सोडियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ, इनके दरमियान में यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे क्लोराइड आयन मौजूद है जो इस तरह से इनके साथ अटैच है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये ऊपर फ्रंट साइड आपने बना ली। अब आप आ जाए निचली साइड पे, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, इन दोनों क्लोराइड आयन के दरमियान में क्या होगा, सोडियम, यहाँ पे भी इन दोनों के सेंटर में सोडियम, इन दोनों के सेंटर में सोडियम और इन दोनों के सेंटर में सोडियम। अब इन सोडियम एटम्स को आपस में मिलाना है आपने, क्लियर। कि ये सोडियम एटम्स आपस में अटैच हैं खुद से, नहीं, इनके दरमियान में एक क्लोराइड आयन मौजूद है जिसने इनको आपस में जोड़ा हुआ है। ये चीज़ क्लियर है ना। अब उसके बाद आ जाएं ये साइडों पे, ये एक लाइन आ रही है, निचली लाइन के साथ मिली है, ऊपर वाली लाइन के साथ, ठीक है। तो आपने दोनों के दरमियान में देखें, ये क्लोराइड है ये भी क्लोराइड है, क्या क्लोराइड के साथ अटैच है, नहीं, इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे सोडियम मौजूद है। ये जो लाइन आ रही है इन दोनों के दरमियान में कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे सोडियम मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान में कहीं पे भी फॉर एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे सोडियम मौजूद है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सोडियम्स को आपस में मिला लेना है। अब देखें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को सेंटर में सोडियम आयंस को मिलाते हुए ना आपस में, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें ये जो लाइन है ना सॉरी, ये जो है ये बैक साइड है, ये वाली, ये जो ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है ये बैक साइड है, और ये वाली फ्रंट साइड है। तो बैक साइड को बैक साइड के साथ और फ्रंट साइड को फ्रंट साइड के साथ आपने मिलाना है, ठीक है ना। देखें ये बैक साइड
ये बैक लाइन है, ऊपर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ, ये ऊपर वाली लाइन का सोडियम है और इसी को आपने ऊपर वाली लाइन के सोडियम के साथ ही मिलाना है। और ये निचली लाइन का सोडियम है, इसको निचली लाइन के सोडियम के साथ मिलाना है। ये निचली लाइन है, इसको आपने इसी के साथ ही आपने अटैच करना, इसके साथ ये अटैच है, इसके साथ अटैच नहीं है। ये वैसे ऊपर इस तरह ड्रा करते हुए इस तरह लाइनें आ जाती हैं। अब देखिए इनको आपस में जोड़ लिया ना, आप इन दो सोडियम को इनको आपस में जोड़ लें और इनको आपस में जोड़ लें, ये ठीक है। अब ये सोडियम इस सोडियम से अटैच है, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे क्लोरीन मौजूद है, क्लोराइड आयन। इसी तरह से ये सोडियम इस सोडियम के साथ अटैच है, मतलब इन दोनों के दरमियान में कहीं पे क्लोराइड आयन मौजूद है। ये सोडियम इस सोडियम के साथ अटैच है, मतलब यहाँ पे क्लोराइड आयन है, मौजूद है। इसी तरह ये सोडियम इस सोडियम के साथ अटैच है, इसका मतलब इसके सेंटर में कहीं पे क्लोराइड आयन मौजूद है। ये सोडियम इस सोडियम के साथ है, इनके सेंटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोराइड आयन मौजूद है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले सोडियम को इसी क्लोराइड सेंटर वाले क्लोराइड से पास करते हुए निचले सोडियम के साथ मिलाना है। जैसा कि देखें, इससे पास किया आपने, इसके साथ मिला दिया। इसी तरह इस सोडियम को इसी क्लोराइड से पास करते हुए निचले सोडियम के साथ मिलाना है, इस तरह से। अब यो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन वाला सोडियम था, ये वाला ऊपर वाली लाइन है, इसके सोडियम को इसकी ऊपर वाली लाइन के साथ मिलाते हुए आपने ये सोडियम इसके साथ मिलाने, इसमें से पास करना है। आप इसको इसी में से पास करते हुए क्लोराइड में से आप इसको अटैच करेंगे निचले इस वाले सोडियम के साथ। थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ये अटैच होगा इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से ये सोडियम इस क्लोराइड में से पास होता हुआ ये निचले के साथ जाके मिलेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये इस तरह से आपके एक प्रॉपर शेप बन जाती है। ये इस तरह से शेप बनेगी, जैसे कि एक पार्ट ये बन जाता है इस तरह से। आप इसको प्रॉपर जब ओपन करके बनाएंगे खुली जगह पे, तो यहाँ पे जगह कम थी, इस वजह से ना लाइंस का थोड़ा सा इशू बन गया है। तो अब इसी तरह से आपने सबसे पहले फ्रंट ऊपर वाली लाइन को पूरा कर लेना है, फिर निचली सतह को कर लेना है, फिर उनको आपस में जिस तरह मिलाते हैं तो सेंटर में अपोजिट आइंस का ख्याल रखना है कि दो सिमिलर आइंस आपस में कभी भी अटैच नहीं होंगे, अपोजिट आइंस आपस में अटैच होते हैं। तो इस तरह से आपने इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है।